प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। आज नहायत अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में उसने समाअत की है। लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो सो मोटो जो लिया गया है उस पर एक ऑनरेबल जज साहब ने उस पर अपना जो है वो रिजर्वेशंस का इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और साथ ही साथ जो कल 3 सवालात हमारे सामने आए थे, जो चीफ जस्टिस साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उठाए गए थे कि इन पर हम बात करेंगे, उसमें आज ऐसा लगता है कि 2-3 सवालों का इजाफा हुआ है। और उसमें से 1-2 सवाल जो हैं वो जस्टिस अता मिन्नल्लाह साहब की तरफ से और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से उठाए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि अब जो स्कोप है वो इसका बढ़ गया है, यानी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसका तयन होना है इस समाअत के दौरान। अब और इसके अलावा ये जो समाअत हुई सो हुई, उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जब शाम में एक जलसे में मरियम नवाज साहबा ने इसी बेंच के 2 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, जजेस हैं, उन पर नाम लेकर उनकी तस्वीरें चलाकर सख्त तनकीद की। और बहुत सारे लोगों के ख्याल में ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है कि इस अंदाज में और इन अल्फाज के साथ कि उनको दोहराना भी शायद आसान नहीं है, मुखातिब किया जजेस को और उनको पाकिस्तान के हवाले से उन लोगों के साथ जो माजी में जो सर्व करते रहे हैं उनके साथ मिलाकर मौजूदा जजेस को तनकीद का निशाना बनाया है। तो ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो है वो अपने मुतालबात किए हैं और कहा है कि 2 मेंबर्स का इजाफा किया जाए और जो सीनियर तरीन 2 जजेस हैं चीफ जस्टिस के बाद, उनको क्यों आखिर इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। तो ये सवाल उठाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखते हैं जो कि माहिरीन आइन व कानून है और कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और शुएब साहब जो हैं उनकी जो पटिशन है वो पहले से सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है और आज उसका समाअत के दौरान बहुत जिक्र भी रहा और शुएब साहब खुद इसमें मौजूद थे। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, और जहांगीर जदून साहब भी आज की समाअत में मौजूद थे। और बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर आइन व कानून है। आपका भी शुक्रिया बैरिस्टर साहब। मैं जहांगीर जदून साहब सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। ये बताइए कि ये जो ये समाअत है इस पर तो बाद में आते हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालबात हैं उस पर भी बाद में आ जाते हैं, लेकिन ये जो आज मरियम साहबा ने जजेस को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया है, 2 जजेस का नाम लेकर, एजाजुल हसन साहब का, मज़ाहिर नकवी साहब का, अंदाज़े गुफ्तगू में प्रॉब्लम है या तरीक़ाकार गलत है या इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, या ठीक है? आपकी राय क्या है? अब मेरी राय तो देखिए, मैंने उससे कंटेंट्स जो हैं वो सुनी नहीं है तकरीर क्या कहा है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं। तो देखिए, ये कंटेम्प्ट का जो मैटर होता है बिटवीन द कंटेम्नर, अगर आपने सुना नहीं है आपको तबसरा करने में आसानी रहेगी। सुनवा दें जी, जरा एक दफा सुनवा दें। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था जी। अच्छा, इसमें अगर आपने मुझे सुना दिए तो अब मुझसे भी सुने आप जी। ये जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे मदरस के साथ, ये वो तो मॉनिटरिंग जज ऑफ द पनामा केस। ठीक। अब उसके बाद जो अरशद मलिक जो जज साहब फोत हो गए, उसकी वीडियो आपने सुनी है। तो क्या मॉनिटरिंग जज को रहते हुए उसके अंदर ना, अब देखो, कोई बंदा अगर किसी पार्टी को किसी जज पे एतराज़ है तो उसको रिक्यूज़ करना चाहिए बेंच से। तो ये एतराज़ क्या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है? मुझे इसका नहीं पता। जिन्होंने एतराज़ करना है वो पार्टी है, कोई करेगी। क्या एतराज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए, जलसे में होना चाहिए? देखो, मैंने कहा अगर जलसे में एतराज़ का तरीका तो ये है बेंच के सामने आके, यानी कि आप हमारा केस ना सुने, ठीक है। उसकी रीज़न है, लॉ इसको रिकग्नाइज़ करता है कि कोई जज जो है वो बायस्ड है या उसका अपना केस है या उसने ऑलरेडी ओपिनियन दी हुई है। आज देखें ना, इसी बेंच के अंदर एक जज साहब ने एतराज़ उठाया है ना, उन्होंने अपनी फाइंडिंग दे दी है, लिख के दी है कि जी इस बेंच के अंदर 2 जो मज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं इनको नहीं बैठना चाहिए। ये सू मोटो का केस बनता ही नहीं बैठना चाहिए। नहीं, मतलब सू मोटो का केस नहीं, सू मोटो का आप केस अपनी नहीं बनता। जी प्लीज, साहब ने कहा कि सू मोटो का नहीं बनता, सू मोटो का नहीं बनता। और इन जज साहब ने आगे उनकी ऑडियोज का जिक्र तो मगर शुएब साहब हुआ ना? नहीं, सारा इन्होंने पढ़ा नहीं है। उन्होंने जो भी नोट लिख के भेजा है उसमें लिखा नहीं, ये ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं। इससे क्या मतलब है? उन्होंने कहा ये तो फैसला आप कर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और एक ऐसे केस में फैसला दे चुके हैं जो सर्विस मैटर, ये तो इस पर तो डिस्कशन हो सकती है। हाँ। और एक ऑनरेबल जज साहब ने भी ये कह दिया। जी जी। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान की तबाही के ये जिम्मेदार हैं, वो उस कॉन्टेक्स्ट हो सकता है ना। देखना, उन्होंने ये कहा होगा
कि जुडिशरी देखें ना, जुडिशरी ने मार्शल लॉ को भी तो कहा जी वैलिड है। मार्शल लॉ, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में जुडिशरी ने ये गलतियां तो हुई है ना जजों से भी, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ की तो तस्वीर ही नहीं थी इसमें, जो 5 तस्वीरें दिखाई हैं इसमें। देखें मैं आपको एक हिस्ट्री का बता रहा हूँ ना, आप शेयर वो तो तस्वीर लाने वाले की मर्जी है, वो किसकी लाता है या नहीं लाता है। तो आप हमारी तस्वीर लगा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आप शेयर कर दें, ये तो आपकी मर्जी है ना, हमारी मर्जी तो नहीं है। अब हमारी तस्वीर चला रहे हैं तो तस्वीर तो जिसने लगाई है उसकी मर्जी है ना, वो हमारी मर्जी से ना हमारे मशवरे से उन्होंने लगाई है। ठीक है। अब देखें ना उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, जुडिशरी से भी गलतियां हुई हैं। ये एज ए माशरा हमें अपनी रेट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि जिन जजों ने, ऐसे भी तो जुडिशरी है ना जिन्होंने मार्शल लॉ को वैलिडेट किया है, उनका परवेज मुशर्रफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी कर सकता है और इलेक्शन उन्होंने आगे 3 साल उसको दिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ऐसी जस्टिस मुनीर की भी जजमेंट है। अगर उन्होंने कोई रिजर्वेशन शो की है, कंटेम्पचुअस देखो लैंग्वेज को डिटरमिन करना कोर्ट का काम है। सही है। और मैं नहीं कहता कि जलसों के अंदर किसी जज को पर्सनली उसको अटैक करें, उसको उसके खिलाफ कोई ऐसी, उसके पर्सनल उसके खिलाफ कोई ऐसे रिमार्क्स पास करें जो कंटेम्प्ट में आते हों। अब ये कोर्ट का डिसीजन है, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल पार्टी, अब इमरान खान ने क्या कहा मैं इसमें नहीं जाना था, चौधरी फवाद ने क्या कहा, उसने कहा जी हाई कोर्ट के जज बाहर निकल के देखें, मतलब थ्रेटनिंग उसने लैंग्वेज यूज़ की, लेकिन अदालत ने रिस्ट्रेंट से काम लिया और इसी बेंच के जस्टिस तरमल ने कहा जी ये हमारी कोर्ट जो है कंटेम्प्ट बिलीव ही नहीं करती। शुएब साहब, क्या आपके ख्याल में ये कंट्रोवर्शियल हो गया है बेंच? नहीं, बेंच कभी कंट्रोवर्शियल नहीं होता। आप यहाँ से शुरू करें, मैं ज़्यादा दूर में नहीं जाता जी। पिछले साल जब कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ यही बेंच था, यही जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे, यही उमरता बंदियाल साहब थे, जब हक में फैसला आया तमाम पीटीएम के लोग और यही मुस्लिम लीग नून ने नाम लेके इनकी तारीफें की। आप सारी प्रेस रिलीजेज उठा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें। जब दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ जब ये मैटर आया तो इन्होंने 15 बंदों ने एक दिन में जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उस वक्त मैच फिक्सिंग की बात, केस फिक्सिंग की तरह बात की जी। उस वक्त भी बेंच फिक्सिंग उस वक्त भी ये कंटेम्प्ट में आता था और इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इनको नजर आ रहा था कि इनके खिलाफ फैसला आने वाला है और फैसला आ गया और उसके बाद फिर आज तक खामोश रहे। अब जिस वक्त इन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने रिकमेंडेशंस दे दी है और जब सुओ मोटो के लिए उन्होंने रिकमेंड कर दिया है और ऑब्जर्वेशन दे दी है टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि इस वक्त प्रिमा फिशाई 90 डेज में इलेक्शन होने हैं जो कि नहीं हो रहे, इसलिए इस पर सुओ मोटो नोटिस ले लिया जाए। और उस वक्त भी कासिम सूरी वाली प्रोसीडिंग्स में एक प्रोसीडिंग्स थी सुओ मोटो, एक थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन, जिसमें हमारी भी पिटीशन शामिल थी, यानी हमने भी उनको कंसेंट दी थी कि आप पिटीशन फाइल करें जी। और इस वक्त भी वही पोजीशन है एग्जैक्टली। हमारी पिटीशन है इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और जो स्पीकर्स हैं उनकी भी पिटीशन मौजूद है और सो मोटो नोटिस आपके ख्याल में सो मोटो लेने की क्या जरूरत पड़ी? आपकी पिटीशन मौजूद थी, उसको भी सुना जा सकता था। चीफ साहब ने इस रास्ते का इंतखाब क्यों किया, जिस पर आज फिर एतराज भी उठा दिया एक जज साहब ने? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन 2 जज साहिबान ने सो मोटो नोटिस के लिए रिकमेंडेशंस दी हैं, उनके पास तुम्हारी पिटीशन नहीं थी, उस वक्त तक फिक्स ही नहीं हुई थी, उनके नॉलेज में नहीं था। उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि चूंकि ये अर्जेंट मैटर है, 90 डेज में ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को रिजॉल्व करने के लिए सो मोटो नोटिस लें। लेकिन चूंकि इस दौरान, इससे पहले, बल्कि मेरी पिटीशन तो इससे पहले थी, आ चुकी थी, तो चूंकि एक कंसोलिडेटेड इशू था तो हमारे केसेस जज साहिबान ने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस से सोमोटो लेने के लिए, आपके ख्याल में उन्हीं दोनों को, क्योंकि उनका माइंड एक तरह से क्लियर हो गया, क्या उन्हीं दोनों को इस बेंच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? हमेशा जो रिकमेंड करता है फॉर द पर्पसेस ऑफ टेकिंग सोमोटो एक्शन, वो जज साहिबान उस बेंच का हिस्सा हुआ करते हैं। क्योंकि यहाँ प्रोसीजर ये है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अज खुद नोटिस नहीं लेगा। अगर उसने नोटिस लेना है वो चीफ जस्टिस को रेकमेंड करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच बनाएगा और जिसमें वो जज साहिबान भी होंगे। अगर लार्जर बेंच बनना है तो लार्जर बेंच बन जाएगा, शॉर्टर बेंच बनना है शॉर्टर बेंच बन जाएगा, फुल बेंच बनना है जिसमें 3 जजेस होते हैं तो वो बन जाएंगे। तो इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अब ये जो तरीक़ाकार मुकर्रर किया है, आपको याद होगा ज़ेबा चौधरी वाले इशू पे जी इमरान खान ने कहा था कि हम लीगल एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चलता रहा, मैं उनकी तरफ से पेश भी होता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने माफी भी मंगवाई। उन्होंने कहा जलसे में आपने कहा है, बेशक आपकी नीयत अगर लीगल एक्शन की भी थी, बट इट डज नॉट अमाउंट कि आप हमारे पास एक पेंडिंग मैटर हो और उसको आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को मुतासर करने की कोशिश की है। तो ये जुडिशल कंटेम्प्ट भी है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है। और मैं समझता हूं कि इन हालात में कि जब मैटर सब जुडिस है और इनको नोटिस भी हो चुके हैं, मीडिया के जरिए सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो नाम लेके तस्वीरें चला के जजेस के, अगर आपका कोई बात है तो आप जाकर एप्लीकेशन दें।
कोई और प्रोसीडिंग्स करनी है 209 की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। इस तरीके से ये टोटल ब्लैकमेलिंग है, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, जजेस को मिलाइन करने के मुतरादिफ है, उनकी तज़हीक करने के मुतरादिफ है, और न सिर्फ ये बल्कि जस्टिस सिस्टम के ऊपर ये असरअंदाज होने की कोशिश है, जो कि क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। मैं समझता हूं कि ये नहीं करना चाहिए और इस पे सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, अब मामला यह है कि अगर बेंच के किसी मेंबर पर एतराज़ हो तो उसका तरीकाकार क्या है? अब अभी तो जाहिर है पार्टीज को भी बुला लिया चीफ जस्टिस साहब ने, तो क्या ये बेहतर ना होता कि कोई जमात जाकर अदालत के अंदर ये कहे या कह देती कि जी हम चाहते हैं कि ये 2 जजेस या 3 जजेस या कोई एक जज ये हमारा केस ना सुने और खुद को बेंच से अलग कर ले, तो आपके ख्याल में ये बेहतर रास्ता ना होता? देखिए, मैं 2 बातें करूंगा। एक तो ये बात है कि सो मोटो एक्शन जो है ना, दैट इज प्योरली मैंडेट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने किसी तरह से भी, उनके दिमाग में अगर उनको ख्वाब भी आ जाता है किसी इशू पे, तो 2 इश्यूज होते हैं जो प्री रेक्विजिट होते हैं सो मोटो एक्शन के। 184(3) में लिखा हुआ है कि इफ द मैटर इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड दिस इज ए मैटर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, इलेक्शन की बात हो रही है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है, 70% पाकिस्तानी पॉपुलेशन का इलेक्शन होना है, तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरा, जो आपका राइट टू वोट है वो फंडामेंटल राइट है, उसकी वजह से भी होनी चाहिए। जहां तक बेंच का ताल्लुक है, मेरे जाती ख्याल में, मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं शुएब शाहीन साहब, आई थिंक इसको फुल बेंच, इस हेयरिंग इसको फुल बेंच होना चाहिए। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट और तो कोई काम कर नहीं रही, तो इसमें बहुत सारे मसाइल खत्म भी हो सकते थे अगर ये फुल बेंच हो जाता। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मैंडेट तो चीफ जस्टिस के पास है। अगर आपने ये 9 जजेस का ले लिया है, अगले हफ्ते कोई और काम हो भी नहीं रहा, तो इसका बेस्ट तरीका यही था कि आप फुल बेंच ले लेते, इसमें बहुत सारी कदगन आपकी खत्म हो जाती। जहां तक ताल्लुक है कि किसी जज के ऊपर उन्होंने क्या बेंच बनाना है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जी वो फुल कोर्ट बनाए ताकि उन पर कोई एतराज ना हो सके, तो एतराज तो उसूली तौर पर वैसे भी नहीं होना चाहिए अगर उनका इख्तियार और वो कोई भी बेंच बनाते हैं तो। देखिए, आपने ये बात देखनी होती है ना कि ये कितना सारा इंपॉर्टेंट मसला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। देखें, सियासत इस चीज में फेल हो चुके हैं और अदालत के पास ये बॉल चली गई है, अभी सिर्फ अदालत रह गई है। अदालत ने इसकी तशरीह करनी है और ये जो हम आजकल इस हिजान का शिकार हैं, इसमें सिर्फ आपको अदालत निकाल सकती है। अगर अदालत के ऊपर अपने ऊपर कुछ कदगन लग गई है तो अदालत को इस चीज का भी इदराक होना चाहिए कि उस कदगन को खत्म करने के लिए या कम अज कम मिनिमाइज करने के लिए आप फुल बेंच बना दें। देखें ना, सिचुएशन तो है ना, वो बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग इस पे बहस कर रहे हैं कि जनाब वो एक ट्रांसफर का इशू था, बहुत सारे बातें और भी हो रही हैं। मेरे जाती ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था और इसके ऊपर अगर फुल बेंच बन जाता है तो कोई मज़ाक़ा नहीं होता, सारे लोगों को चांस मिल जाता है टू हैव योर से। देखे ना, जूनियर जजेस ने आज ऑब्जेक्शन रेज की है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जूनियर जज मतलब अतर मिर्ज़ा साहब ने एक इशू रेज किया, तो ये तो दिस कुड हैव बीन रेज। देखिए, और लोगों को भी चांस दें, आपने इस चीज की अहमियत को उजागर करना है, ठीक है, आपने इस बात का इदराक करना है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन फेल हो गए हैं, सियासत फेल हो गई है, बात सिर्फ अदालत के पास है, तो अदालत का फुल बेंच अगर इस पे फैसला करेगा तो उस पर तनकीद कम होगी। सही है। बैरिस्टर साहब, आपने चूंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि अपने व्यूअर को कि उन्होंने क्या कहा है, और इसके साथ साथ वो 3 पॉइंट्स भी बता दूं जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो एलामिया जारी हुआ था आज के इस बेंच और समाअत के हवाले से, उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा था कि हम 3 चीज़ों का जायजा लेंगे। हम आपको दिखा भी देते हैं। नंबर 1 कहा गया था कि आइन के तहत मुख्तलिफ हालात में सूबाई असम्बली की तहलील की सूरत में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की आइनी जिम्मेदारी अथॉरिटी किसके पास है, सबसे पहले तो ये जायजा लिया जाना था। दूसरे नंबर पर इस आइनी जिम्मेदारी को कब और कैसे निभाया जाएगा, ये जायजा लिया जाना है। और तीसरा ये कि आम इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से वफाक और सूबे की आइनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ क्या हैं। लेकिन आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो सवाल उठाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उसमें ये 2-3 पॉइंट्स हमारे सामने मजीद आए हैं। एक तो ये कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो है वो आइन के तहत तोड़ी गई हैं,
क्या वज़ीर आला सियासी रहनुमा की हिदायत पर असम्बली तोड़ सकता है? और एक और अहम पॉइंट ये कि क्या असम्बलियों की तहलील का मामला असम्बलियां बहाल करने से हल हो सकता है? तो ये जो 2-3 चीजें और हमारे सामने हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। जदून साहब, जस्टिस अतर मिल्लन साहब ने सवाल उठाया और मंसूर शाह साहब ने भी कि असम्बलियां बहाल भी हो सकती हैं, और ये कि क्या आईनी तौर पर तोड़ी गई हैं असम्बलियां या नहीं तोड़ी गई। तो मैं आपकी इस पर इंटरप्रिटेशन क्या है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास असम्बली तोड़ने का अगर इख्तियार मौजूद है तो क्या वो मशरूत इख्तियार है, या जब उसको अपने मेंबर्स की हिमायत हासिल है, 186 उसने पूरे कर दिए हैं, तो वो असम्बली तोड़ सकता है? आइन क्या कहता है? नहीं, आइन के देखें, आइन की इंटरप्रिटेशन करना तो अदालत का काम है, लेकिन एक एक्ट जो करता है ना बंदा, लीगल एक्ट भी होता है, बाज़ औक़ात उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ठीक नहीं होते, तो उसकी इंटेंशन को देखा जाता है। देखें, जो भी आइन के अंदर प्रोविजन डाली गई हैं, इसके पीछे डिबेट्स होती हैं कौमी असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली या सेनेट के अंदर, तो वो इस आइन का हिस्सा होती हैं। उसने अब कौमी असम्बली भी तो तोड़ी है ना, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी है। तोड़ने का अख्तियार था ना उनको, उन्होंने कहा ये गलत आपने तोड़ी। अब ये देखें ना, एक इलेक्टेड असम्बली है, उसके अंदर अपोजिशन के अरकान कितने हैं, और वो कितने करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेटिव असम्बली है, जिन्होंने आज जज साहब ने ये रिमार्क्स किए और इस पर जजमेंट आई हुई है कि ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, MP, MLA, दे आर द ट्रस्टीज ऑफ द पीपल। जी, हम इनको वोट ट्रस्ट देते हैं। सही है, लेकिन सर ये कौमी असेंबली का जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला नहीं है, क्योंकि उसमें तहरीक अदम एतमाद आई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तहरीक अदम एतमाद, अगर वो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो जाती तो फिर इमरान खान असेंबलियां तोड़ते तो शायद न रोका जाता। वो मैंने बताया ना, वो एनालाइज किया जा सकते हैं सिचुएशन को। उन्होंने ये तरीके एतमाद ये आते, आप कोई रीज़न दे सकते हैं कि क्यों तोड़ी है आपने, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल आपकी पोलराइजेशन का। अब आप दोबारा इलेक्शन कराओ, वो इलेक्ट बंदा जो है वो टैक्स पेयर पे इलेक्शन लड़के है। आप ये कह रहे हैं कि सर चीफ मिनिस्टर के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास तोड़ने के लिए जवाब मौजूद होना चाहिए? जो डेफिनेटली आप कोई भी एक्शन करते हैं, जनरल क्लासेस एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी आप डिसीजन देते हैं, वैसे भी कोर्ट उसके अंदर कोई रीजन, कोई ग्राउंड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अगर उनसे पूछे कि आपने असेंबली क्यों तोड़ी है, तो कोई रीजन है उनके पास। वो ये अगर ये इलेक्शन चाहते हैं, ठीक है, आप अगर आप इलेक्टेड MP हैं ऑलरेडी, तो आप कहते हैं मुझे इसको तोड़ो, मैं दोबारा इलेक्शन चाहता हूँ। इसकी रीजन क्या है कि दोबारा इलेक्शन कराओ। तो आप अगर 2 महीने के बाद एक पब्लिक जो एक्सचेकर है, इस पे टैक्स पे कितना पैसा खर्च होता है, अगर आप आज इलेक्शन कराते हैं, ये 90 दिन के करते हैं, और इसके 3 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान में हमेशा वैसे एक आध को छोड़ के हमेशा असेंबलियां जो है वो बीच में ही टूट गई हैं। अब तो किसी ने तोड़ी है ना, कि वो फिर इलेक्शन जो है वो सारे उसके बाद जो गलत हुए हैं वो 5 साल वो देखें, वो कैसी कई असेंबलियां जो टूटी हैं फिर वो बहाल हुई हैं। सबर शाह केस जो है KPK के अंदर, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का केस है 92 में, दोबारा असेंबली बहाल हुई है, लेकिन आगे नहीं चली। देखिए, असेंबली की आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं। अब इन्होंने देखा है ना कि असेंबली अगर बहाल भी तो हो सकती है ना। ये क्वेश्चन आप देखें फ्रेम हो चुका है, सब्जेक्ट हो चुका है, इस पर हम ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहते, लेकिन ये देखें, ये भी इंटेंशन अब कोर्ट एग्जामिन करेगी। तो अगर वो चाहते हैं असेंबली जो है किसी पॉलिटिकल लीडर के इशारे पर डिसॉल्व हुई है, तो फिर क्या चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर आके कहना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर को, जी मैं तो नहीं तोड़ना चाहता था, मेरे मजबूरन मुझे लीडर के कहने पर हुई, तभी डिटरमिन हो सकता है। इसके अलावा कैसे डिटरमिन हो सकता है किसी लीडर के कहने पर? ये तो अब सब्जेक्ट जुडिस मैटर है ना, लेकिन एक चीज में शोएब शाहीन साहब ये है कि अगर ये सारी चीजें डिस्कस होनी है तो फिर तरतीब ये बनती है कि इलेक्शन की बात बाद में होगी, पहले असेंबलियां तोड़ना सही है नहीं, ये पहले डिस्कस होगा। ये उन्होंने आज कहा है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है वैसे तो ये सब जुडिस मैटर है, जदून साहब ने बात की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, जजेस को, सुपीरियर कोर्ट के जुडिशरी को आइन के एक कामा लगाने का भी अख्तियार नहीं है। ये अख्तियार आइन देता है। आइन का लेजिस्लेचर ने जो इंटेंशन थी वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, who are the chief executive of the province and the पाकिस्तान, उनको अख्तियार दिया है। सिर्फ एक कंडीशन लगाई है कि अगर अदम एतमाद आएगा, जब तक अदम एतमाद की रेजोल्यूशन और ख़त्म नहीं होती, या वो पास हो जाएगी तो वैसे ही हट जाएंगे, अगर वो फेल हो जाएगी तो उसके बाद उनको फिर अख्तियार वापस मिल जाएगा, अदरवाइज अख्तियार नहीं इस्तेमाल हो सकता। इसके अलावा आइन ने कोई कंडीशन नहीं दिखी, एडवाइस आएगी। और हमेशा असम्बली की रेजोल्यूशन क्या होता है, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, ये कोई जुडिशियल डिसीजन तो नहीं है। पॉलिटिकल डिसीजन मींस कि चीफ मिनिस्टर या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जब वो फैसला कर लेता है, एडवाइस देगा, तो टाइम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। वो फैसला किसी चीज से मशरूत है या बस वो किसी वक्त फैसला कर सकता है? अनकंडीशनल, कोई रीजन उसमें मेंशन नहीं है। एक लाइन का फैसला, एक लाइन की एडवाइस, वो असेंबलियां तोड़ रहा है, एडवाइस देगा। एडवाइस के 48 आवर्स हैं,
गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। अगर वो तोड़ देगा ठीक, नहीं तोड़ेगा 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी। नो सेकंड ऑप्शन। कोई कोर्ट उसके ऊपर नहीं पूछ सकती कि क्यों, क्या वजूहात। ये वजूहात अब बहरहाल अब मैटर सब जुड़े से मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ही उसका जवाब देता है। लेकिन वो जो मेरा सवाल था कि अगर ये डिस्कस होना है तो ये सबसे पहले यही डिस्कस होगा कि असम्बलियां सही टूटी हैं या नहीं। देखिए, क्योंकि हो सकता है अगर ये मैटर यही डिसाइड हो जाता है कि असम्बलियां गलत टूटी हैं, बहाल हो जाती हैं, इलेक्शन की तो नौबत ही नहीं आएगी। ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है ही नहीं। बहरहाल आज रेज हो गया, उन्होंने कहा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सर तमाम स्टेक होल्डर्स ने, सुबोटो है, ठीक कह रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स ने उस डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। नन ऑफ द पार्टीज हैज चैलेंज्ड इट, ना वो किसी पिटीशन का हिस्सा है। बहरहाल ऑनरेबल कोर्ट ने एक क्वेश्चन रेज किया, इट विल बी डिसाइडेड। और लेकिन जो आइन कहता है उसका जवाब भी आइन ने खुद दिया है कि कदगन है, लेकिन वो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक है, उसके अलावा कोई कदगन। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक मैं छोटा सा ले रहा हूं, ब्रेक के बाद दो तीन चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब एक तो यह है कि एक तरफ फुल कोर्ट की बात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहा है कि जी 2 सीनियर 3 जजेस जो चीफ जस्टिस के बात हैं और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको बेंच में शामिल ना करने की क्या वजह हो सकती है, और अगर उनको शामिल मतलब उनको स्किप क्यों किया गया है, तो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और ये डिमांड कितनी फेयर है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शुएब रज़ाक साहब की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़, चूंकि शुएब शाहीन साहब उन्होंने अभी एक तजवीज़ दी थी और वो ये कह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट बनाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो कह रही है कि 2 जजेस को कम से कम शामिल किया जाए इसमें। तो आप ये दोनों में से कौन सी तजवीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या 9 रुकनी बेंच ही ठीक है, 11 रुकनी बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, कैसे ये मसला हल हो सकता है? देखें, मैं दोनों से इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात तो ये है कि फुल कोर्ट का ये केस इसलिए भी नहीं है कि ये मैक्सिमम जजेस साहिबान का ये बेंच है। 9 मेंबर बेंच बहुत कम, पिछले 1 साल में हमने नहीं देखा, बल्कि कई सालों में नहीं देखा। 9 मेंबर बेंच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बनता है। और फिर जो आम लिटिगेंट्स हैं उनके मुकदमे भी तो कुछ जज साहिबान ने सुनने हैं। टोटल इस वक्त एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ जो बैठी हुई है वो है 15। 6 जजेस साहिबान बाकी रूटीन में बाकी केसेस सुनेंगे, और ये जो 9 मेंबर बेंच है ये बाकी सारा काम छोड़ के ये सिर्फ इस केस को सुनेंगे। दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि देखें, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स ने ये डिस्क्रिशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाएं। और इस वक्त बड़े ऑनरेबल जजेस इसमें शामिल हैं और सारे वैरायटी ऑफ व्यूज़ रखने वाले हैं। हर एक का अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अपनी वो नोट देते हैं। जिस तरह आज ही उन्होंने, जैसे मदोखेल साहब ने अपना ओपिनियन दी, अतर हमदल्ला साहब ने अपनी ओपिनियन दी, मंसूर शाह साहब ने अपनी ओपिनियन दी और उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया इनटू द ऑर्डर ऑफ द प्रेजेंट डे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूँकि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस बाकी भी हैं और वो उनको बाकी जज साहिबान ने सुनने हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट रूल्स इजाज़त देते हैं इस बात की तो वो, और इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट्स वो भी अपनी मर्जी के बेंचेस बनाते हैं। हाँ, ये हमारा मुतालबा माजी में रहा है और अब भी है कि इस पे रूल्स अमेंड होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के लिए। चीफ जस्टिस को एक्सक्लूसिव पावर्स नहीं होनी चाहिए, और जब तक रूल्स अमेंड नहीं होता, पिक एंड चूज होता है। नहीं, वो तो हर जमाने में होता है और हमेशा होता है, ये पिक एंड चूज नहीं होता। इसके पीछे विजडम है। क्या विजडम? ये है कि अगर आप ये अख्तियार किसी और ऐसे कमेटी को भी दे देंगे तब भी इसी तरह होगा। उसकी वजह यह है, मसलन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या एक जज क्रिमिनल एक्सपर्ट है, एक टैक्स का एक्सपर्ट है, तो उनको जब लार्जर बेंच बनता है टू रिव्यू द प्रीवियस केसेस तो उसमें उस स्पेशलिस्ट जजेस को शामिल किया जाता है। इसलिए दैट इज़ द पर्पज़ कि जो चीफ जस्टिस साहिबान है वो बेंच बनाते हैं, उसमें पिक एंड चूज़ की बात नहीं होती। उसमें देखें ना, बात यह है कि सीनियर मोस्ट जजेस भी हैं, जूनियर जजेस भी हैं, और बेंच बनाया है और बड़ा रीजनेबल बेंच है। मैं समझता हूं कि इस पे किसी को कोई एतराज़ कर नहीं सकते हैं आप, इसलिए कि एतराज़ आपका ये हो सकता था कि जनाब इस बेंच में जो लार्जर बेंच बनाएं, और वो लार्जर बेंच बन गया है, या तो ये 3 मेंबर बेंच बनना होता, वो पहले ही 9 मेंबर बेंच का है। मैं समझता हूं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 5 मेंबर बेंच होगा, लेकिन 5 मेंबर के बजाय हम समझ रहे थे फिर 7 मेंबर होगा, 7 मेंबर के बजाय 9 मेंबर। ये बहुत बड़ा बेंच है और ये अच्छी बात है कि बड़ा बेंच बनाया है ताकि हर एक की इनपुट जज साहिबान की आ जाए और केस का फैसला हो।
और ये नहीं कहा जा सकता कि जी फलां बेंच क्यों नहीं बैठा, फलां जज क्यों नहीं बैठा, इसलिए कि हर केस इंपॉर्टेंट होता है। जिस जज साहब के पास वो केस गया है उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करना है और आइन की तशरीह करनी है। इसलिए आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल जो सुपीरियर जुडिशरी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस बैठे हुए हैं, वो इसकी तशरीह करेंगे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन है मेनली वो ये है कि डेट किसने देनी है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें तो एडमिटेड है, 90 डेज में इलेक्शन होना है, इसमें तो किसी को कोई भान नहीं है। मेनली ये डिसाइड होना है बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब कि डेट किसने देनी है, और फिर यह है कि एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी क्या है, सूबों की और वफाक की इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना, और किस तरह से उनकी जिम्मेदारी है। तो फिर आपके ख्याल में ये सियासी जमातों को बुलाया गया है आज, शुएब शाहीन साहब ने, इसे मैं भी पूछूंगा, इन्होंने तो इसकी मुखालफत भी की थी, आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई होगी कि तमाम सियासी जमातों को सुना जाए इस मामले में? हालांकि डेट देना, इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक लगता है, सदर साहब ने डेट दे दी है, वो सही दी है या नहीं दी है, वो एक फरीक हो सकते हैं, और गवर्नर्स फरीक हो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ये पूरी कहानी नहीं तीनों फरीकैन के गिर्द घूम रही है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन पे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है। जी कहिए। देखिए, असेंबली के अंदर जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने एक बात की थी कि अगर चीफ मिनिस्टर इस बात पे उसको शक होता है कि जी मैं आई हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, तो फिर वो जो है ना असेंबली को तोड़ सकता है। इस हालत में हुआ क्या है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, असेंबली उन पे एतबार कर रही थी, उसके बाद उन्होंने उसको तोड़ दिया। दिस वाज द पॉइंट विच हैज बीन रेज्ड बाय अतर मिनल्ला साहब एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज वेल, और अभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी उन्होंने ये इशू रेज किया है। तो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। दूसरी बात आ गई कि जी मेरे अपने हिसाब, लेकिन सर उसमें एक और भी तो चीज पहलू हो सकता है बैरिस्टर साहब, वो ये कि जब उन्होंने एतमाद का वोट 186 मेंबर से लिया है, तो यही कहकर लिया है कि मुझे एतमाद का वोट दें और मैं असेंबलियां तोड़ना चाहता हूं, यानी उन तमाम लोगों ने असेंबलियां तोड़ने के लिए ही एतमाद का वोट दिया। इसका मतलब है कि असेंबलियां तोड़ने में उन तमाम 186 लोगों की हिमायत कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल थी। नहीं, देखें कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको बता रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मैंडेट आपको दिया हुआ है कि कब किस हालत में आपने असेंबली तोड़नी है, वो कौन से मोरकात है, वो कौन सी वजूहात है जिसकी बुनियाद बना के एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन और एज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आपने असेंबली तोड़नी है। वो ये है कि एज ए चीफ मिनिस्टर अगर मुझे ये इस चीज का यकीन हो जाए कि ये असेंबली के ऊपर मेरा एतमाद नहीं है तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, मेरी और आपकी जाती अंडरस्टैंडिंग पे कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता। दूसरी बात है, मैं ये समझता हूं कि जो इलेक्शन का मामला है, ये रेलेवेंट पार्टी, द मोस्ट रेलेवेंट पार्टी इन दिस पिटिशन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक के पास भी कोई मैंडेट नहीं है कि वो तारीख का ऐलान कर दे। देखें उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब आपने कंसल्टेशन करनी है, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान में एक कागजी प्रेसिडेंट होता है, उसकी वो अथॉरिटी नहीं होती, उसकी कंसल्टेशन शामिल होती है। और कंसल्टेशन की डेफिनेशन अल जहाद ट्रस्ट केसेस में 1996 में कह दी गई है, इट हैज टू बी वेरी मीनिंगफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। कंसल्टेशन हुई नहीं है, मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। और ये जो मामला सो मोटो एक्शन हुआ है, इसमें द मोस्ट रेलेवेंट पार्टी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शन का मैंडेट उनके पास है। उन्होंने अदालत को बताना है कि व्हाई दे हैव फेल्ड टू कंडक्ट दीज इलेक्शंस इन 90 डेज। तो ये मामला अदालत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। बाकी पार्टीज को वैसे ही अगर उनको नोटिस ना किए जाते तो उन्होंने सुबह वैसे ही पिटीशन डाल देनी थी। तो दूसरा ये था भी सुओ मोटो एक्शन। तो अदालत ये चाह रही है कि कलेक्टिव विजडम के तहत सारे लोगों को सुनने के बाद एक कलेक्टिव विजडम को सामने रख के इसका फैसला किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और अदालत को इस चीज का इदराक है जी। मैं जिस तरह पहले भी बात कर रहा था, देखें एट द एंड ऑफ द डे आपने ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पाकिस्तान और फॉर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। तो अब हर बंदे की नजर अदालत की तरफ है और अदालत को
मैं शुएब शाहीन की साहब की बात से एग्री करता हूं कि और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस होते हैं जब अदालत खुद कह रही है जी हम 9 मेंबर जो हैं वो अगले हफ्ते और कोई काम नहीं करेंगे, तो फुल बेंच बनने में भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपने एक हफ्ते के अंदर फैसला करना है ना, तो वो आप फैसला करें। रेलेवेंट पार्टी इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने अदालत को बताना है कि क्यों वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर रहे, और अदालत इस बात को भी डिस्कस करेगी कि क्या वजूहात थी। सर देखिए, एक और इलेक्शन बात मैं कमीशन आपको और गवर्नर भी जब जाहिर ये है बात उतना ही शुरू- इंपॉर्टेंट है बैरिस्टर साहब, क्योंकि गवर्नर साहब जो है 105(3) की तशरीह के लिए वो चाहते हैं कि जी मैंने नहीं देना, लेकिन 105(3) कहता है कि जी गवर्नर तारीख देनी है, तो गवर्नर का मामला भी शायद इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल पार्टी माय ब्रदर, प्रिंसिपल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सारी सड़कें, सारे आर्गूमेंट्स दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन से ही अदालत पूछेगी आप बताएं जी। आज वो कहते हैं ना कि वो फ्रॉम द हॉर्स माउथ, आज कल सुबह जो इलेक्शन पिटीशन पे बहस होगी, इलेक्शन कमीशन इज द मोस्ट रेलेवेंट पार्टी, और उन्हीं की बात सुनी जाएगी और उन्हीं को डायरेक्शंस दी जाएंगी। बिल्कुल सही है जदून साहब। अब ये इसमें जो मेरा एक बुनियादी सवाल था कि एक चीफ जस्टिस साहब ने आज जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि ये इस पर हम इसको लिंगर ऑन नहीं करेंगे, लटकाएंगे नहीं मामले को। उसकी कई वजूहात हैं, एक तो ये कि तमाम जजेस जो हैं वो अब यहाँ जल्दी से जल्द निपटाएंगे ताकि हम, दूसरा 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पैरामीटर शायद जो है उनको लगता है कि ये होने चाहिए, आइन 224 ये कहता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने ज़्यादा फरीक़ैन जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस है, प्रेसिडेंट को भी है, गवर्नर्स को भी है, ECP को भी है, तो ये जल्दी हो पाएगा सबको सुनने के साथ साथ? ये देखिए, अब एक तो शुएब रज़ाक साहब ने जो बातें की है ना कि फुल कोर्ट, वो फुल बेंच कह रहे थे, फुल कोर्ट होनी चाहिए। हाँ, फुल कोर्ट। इसमें इसका पीछे इसके यही रीज़न है कि जो सीनियर जजेस हैं सारे होते, हालांकि वो कह रहे थे शुएब शाहीन साहब एग्री कर, शुएब शाहीन साहब तो कह रहे हैं कि फुल बेंच, फुल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, बेंच ठीक है। इससे मुख्तलिफ राय हो सकती है। लेकिन जदून साहब उसमें एक मामला ये है कि कोई भी मामला हो उस साइल के नज़दीक वो बहुत इंपॉर्टेंस का मामला होता है। आपको याद है परवेज इलाही साहब वाला मामला था, उसमें भी PDM ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिमांड की थी कि फुल कोर्ट बने। चलिए, तो अगर साइल हर मामले में फुल कोर्ट का मुतालबा करेगा तो कैसे पूरा होगा? नहीं, वो अगर वो देखे ना, अगर बाकी जजों ने या इन्होंने, मैं एक हर बंदे की इस पे डिफरेंट ओपिनियन है। ठीक है। लेट द चीफ जस्टिस उन्होंने जो बेंच बना दिया है, अभी बेंच मूव ऑन करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कल पता चलेगा आगे। अब जहाँ तक केस को जल्दी वाइंड अप करने के, अगर देखें ना, एक डिसीजन तो अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, अब वो ही डिसाइड करेगी। तो इसमें अगर टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो ये आर्टिकल जो 254 है वो उसको कवर करता है। अगर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हुआ है कि टाइम पे करो, अगर वो किसी वजह से नहीं होती तो उसके पे उसको इम्पैक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होते। इलेक्शन तो होने हैं, आगे 10 दिन आगे हो जाएं, 20 दिन आगे, अब 90 दिन का जो अंदर है, हो सकता है ये विद इन 90 डेज कवर ना हो सके। प्रोसीडिंग होती हो सकता है 10 दिन लगते हैं, 15 लगते हैं, 20 लग जाते हैं या ज़्यादा लगते हैं, या इलेक्शन कमीशन कहता है जी अब हमने प्रोग्राम देना है, उस डेट को हम टच नहीं कर सकते। हाँ, 90 दिन में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक तो है, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि चलें 10 दिन आप और ले लें। पहले भी ऐसी मिसालें हैं ना कैसे। अब उस दिन देखें, एक हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा जी सुबह इलेक्शन कराएं जी, तो अब ऑर्डर तो हाई कोर्ट का सुबह था, तो हुई नहीं ना, फिर उसके बाद नहीं सुबह हो नहीं सकता था ना सर। वो तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि 3 दिन दे दें, वो 3 दिन छोड़ के 3 हफ्ते, क्या वो 1.5 महीना हो गया। और जजमेंट अभी तक सस्पेंड भी नहीं की, और कोर्ट ने स्टे भी नहीं दिया। अब सो फार एज कोई 3 महीने गुजर गए, वो इलेक्शन गए। अब देखें ना, अभी 90 डेज का जो टाइम है ना, उसमें मैं कह रहा हूँ कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर एक वे आउट भी देता है कि अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं, ये मैंने कहा किसी प्रोसेस की वजह से लेट हो रहे हैं, जिस तरह बेनज़ीर का मर्डर हो गया, वो हादसा हो गया तो इलेक्शन थोड़े से आगे पीछे हो गए, कोई रीजंस हो सकती है ना, कोई मतलब एक तूफान आ जाता है, कोई सैलाब आ जाते हैं, या कोई और वजूहत भी हो सकती हैं। ठीक है, वो तो आपने जब इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन से मेरा हाथ डिनाई कोई नहीं कर रहा, कोई पार्टी नहीं करेगी कि इलेक्शन नहीं कराते। रीज़न मुख्तलिफ हो सकती हैं, किसी की ओपिनियन कि जी हम अभी कराना चाहते हैं, महीने के बाद कराते हैं, या हम इलेक्शन जो है सारा। सवाल तो ये नहीं है कि कोई नहीं कराना चाहता या नहीं कराना चाहता, सवाल यह है कि 90 दिन के अंदर होने या नहीं होने। तो अब ये सवाल तो बाकी पार्टीज तो कह रही हैं कि जी 6 महीने बाद, यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल करना है। अब न मैं कर सकता हूँ, ना आप, ना शुएब शाहीन साहब, अब इसमें कोई भी नहीं। मगर ये जो आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि सब पार्टी सब इलेक्शन चाहते हैं, तो सब इलेक्शन नहीं चाहते इनफैक्ट 90 दिन के अंदर। नहीं, अब 90 दिन का तो अभी तो टाइम मेरे ख्याल में मुश्किल लग रहा है मुझे, मेरे पर्सन मेरे। चले 90 से 100 तो हो सकते हैं, 110 हो सकते हैं, हो सकता है। अब मतलब अब 90 दिन का टाइम तो वो हो गया ना। अब एक दफा टाइम लिमिट आपने वो क्रॉस कर ली, तो उसका आर्टिकल 254
बिफोर जो है आपको वे फॉरवर्ड देता ठीक है। कि इलेक्शन जो है उस पर असर कोई नहीं पड़ता। ठीक है, इनफेक्टिव 90 दिन के बाद भी होंगे तो वो हो इलेक्शन जाएंगे। ही होंगे ना, ठीक है। चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के होते हैं चाहे वो नेशनल असेंबली के सही होते है। हैं। अब जी तो शेर साहब, देखें, आइन 90 दिन कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं करना कि 90 दिन में होने या नहीं होने, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फैसला करना है, ये आइन का फैसला है कि 90 डेज में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना है कि 90 दिन में डेट किसने देनी, कराने डेट किसने देनी है? डेट ऑलरेडी प्रपोज जो की थी इलेक्शन कमीशन ने 9 से 13 के दरमियान की थी, उसी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपहोल्ड कर दिया कि 9 तारीख हो गई आफ्टर कंसल्टेशन। जहां तक कंसल्टेशन का ताल्लुक है 3 खत लिखे और उसके बाद उनको बुलाया आ जाए, वो कहते हैं हम नहीं आते। जब नहीं आएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, कंसल्टेशन का प्रोसेस तो हो गया। और कंसल्टेशन किस मकसद के लिए थी? सिर्फ डेट की फिक्सेशन के लिए थी, और डेट भी उन्होंने वो फिक्स कर दी जो ये चाहते थे, ना कराने के लिए नहीं थी। वो तो इसलिए नहीं थी, वो तो सेक्शन 57 सब सेक्शन 2 के तहत ये सारी पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास है कि बाकी जो प्रोसीजर होगा डेट की हद तक ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर थी 57 के तहत, और वो उन्होंने प्रेसिडेंट के पास पावर एक सेकंड आप चलें। डिसएग्री जदून साहब इससे पहले भी डिसएग्री कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी पावर एक्सरसाइज की है। जी। अब डेट भी वो दी है जो इलेक्शन कमीशन चाहता था, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी ने उन्होंने ये इस पे इतराज नहीं किया। जी। उन्होंने कहा जी हम अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे, हम लॉ ऑफिसर से ओपिनियन लेंगे। देखिए वो तो पार्टी नहीं है, उनको तो चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए बराबर हैं, वो तो नॉन पार्टीजन है। अब उनको चाहिए था कि ठीक है वो शेड्यूल दे देते, वो आगे प्रोसीड करते। अगर किसी को कोई इतराज था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतराज हो सकता था या किसी भी पार्टी को इतराज हो सकता था, वो कोर्ट में चले जाते जी। लेकिन उन्होंने इसको मजीद इबहम पैदा करने की कोशिश की, जिसके ज़रिए एडमिटिंग नोट में चीफ जस्टिस साहब ने ये जो सारा नोट लिखा और जिसके नतीजे में ये सारे फैक्ट्स लिखे और केस फिक्स किया। अब कोर्ट ने सिर्फ डेट तय करनी है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है टू फिक्स द डेट, टू अनाउंस द डेट। सही। तो इसलिए 90 डेज तो आइन ने बता दिया है। ठीक है, आइन ये के सवाल बताए नहीं है हुए सुप्रीम कोर्ट के उसूल को कोई भी कोर्ट लेकिन change जदून नहीं साहब कर आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं। जदून साहब वो शुएब साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं करना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने या नहीं होने, उन्होंने कहना है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख किसने देनी है ये डिटरमिन करना है सुप्रीम कोर्ट। ये देखें ना, अब ये कहते हैं प्रेसिडेंट ने तारीख दे दी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही खुद ही कह रहे हैं कि प्रोविंशियल असेंबली जो है उसका मैंडेट है गवर्नर के पास डेट देने का। अगर गवर्नर ने डेट नहीं दी है तो कहाँ पे लिखा हुआ प्रेसिडेंट डेट देगा? 57(1) में 57(1) मैं इसको वाजे करता हूँ। नहीं देखिए मैं सबसे पहले पहले लेट मी एक्सप्लेन। 51 जो है 7 जो है 57 जो है या एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंशियल 57(1) फिर क्या है? देखे ना, वो पहले रोपा में था कि इलेक्शन कमीशन लेगा, अभी उसको अमेंड करके 57 में लगा। 57 में देखा, अगर नेशनल असेंबली का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इज ओनली रिलेटेड विद द नेशनल असेंबली। अगर नेशनल असेंबली वो डेट और डेट्स की बात है, विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन है कि प्रेसिडेंट विल अनाउंस डेट और डेट्स तो डेट्स तो फिर ज्यादा असेंबलियों की हो सकती वो डेट्स ज्यादा असेंबली की नहीं होती ना। डेट से देखें बाज़ को ऐसे लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, बाज़ को ऐसे हुआ था कि इलेक्शन कौमी असेंबली का 8 तारीख को हो गया और प्रोविंशियल असेंबली का 11 तारीख को हो गया। इस तरह होता रहा। तो प्रोविंशियल असेंबली इन्वॉल्व तो होगी ना जी, आप इन्वॉल्व हो गई ना, इन्वॉल्व से नहीं है, लेकिन वो डेट्स का मतलब ये है। अब देखें प्रोविंशियल असेंबली का अगर गवर्नर डेट नहीं देता तो हु विल गिव द डेट? इसका अंदर ही यही तो क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि डेट कौन देगा। अगर प्रेसिडेंट डेट दे सकता है तो फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट कहते हैं 57 के साथ विद द कंसल्टेशन, उसके आगे 58 सेक्शन भी है। वो कहते हैं जो प्रेसिडेंट डेट देता है। एक सवाल है जी, जब वजीर आला से जो है वो हल्फ लेने का मामला होता है तो आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि स्पीकर लेगा, लेकिन जब लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि कौमी असेंबली का स्पीकर जाकर हल्फ लेगा तो कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने यहां भी कह दिया ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट दे। नहीं, कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर। वो कोर्ट फिर उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया ना। उस वक्त तो किसी ने चैलेंज नहीं किया कोर्ट के ऑर्डर को। अब वहां पे देखें एक ये इसमें लीगल पॉइंट आपने उठा दिया, ये ऑलरेडी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हाथ लिखे हैं, उसने कंसल्टेशन नहीं की है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया जी कि मैटर सब जुडिस है। नंबर 1 उसमें कंटेम्प्ट लगी हुई है कि जी आप डेट दें। नंबर 2 ICA पेंडिंग है। उन्होंने कहा जी ये 2 मैटर जब तक रिजॉल्व नहीं होते तब तक हम कैसे कंसल्टेशन कर सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। अगर वो मैटर रिजॉल्व हो जाते हैं जी, फिर अगर मीनिंगफुल कंसल्टेशन करता इलेक्शन कमीशन वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन का जिक्र नहीं है, कमीशन का जिक्र है। मतलब 4 मेंबर एंड 1 इलेक्शन चीफ, ये 5 की कंसल्टेशन जी होगी जब प्रेसिडेंट के साथ। आप सब कुछ जो है कहना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट के इख्तियार पर। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, आइन बालातर होता है, सुप्रीम लॉ आइन होता है, उसके नीचे
लॉ होता है, कानून होता है, स्टैचूट होता है। जब असम्बली डिसॉल्व करेगा गवर्नर तो आर्टिकल 105 आ जाएगा कि जो ये कहेगा कि वो डेट देगा। उसके बाद हुआ क्या, दोनों गवर्नर ने कह दिया हम डेट नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन साहब आप पूछें, जब एक सेकंड, सियासी जमातों से पूछें, आप सिक्योरिटी एजेंसी से पूछें, आप इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछें, आप डेट दे दें। पावर्स डेलीगेट हो गई। अब लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन साहब विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर आप डेट दे दें। उन्होंने भी कहा हम नहीं देते। फिर प्रेसिडेंट की जो पावर्स अंडर दी स्टैट्यूट थी उनने वो एक्सरसाइज की, कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जब ये दोनों ने नहीं दी। उसके बाद से 57(1) तो मौजूद है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर तो नहीं हुई, किसी ने नहीं की। और वो जो डेट दी है, अब यही मैटर सब जुडिस है कि कोर्ट ने यही डिटरमिन करना है। हमारी एक टेंटेटिव व्यू है, अब चूंकि हमारी प्रेम अफशाई व्यू है, हम कुछ नहीं कह सकते हतमी तौर पर, चूंकि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है और हम सब उसके पाबंद हैं। और कौन डेट देगा, सिंपल बात है। अगर ये इस बात पर तय हो जाता है कि प्रेसिडेंट की दी हुई डेट ठीक है तो देन एवरीवन इज बाउंड। और आपको याद होगा कासिम सूरी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद डेट दे दी थी और उन्होंने कहा कि फलां दिन है, फलां तारीख है, फलां टाइम है, आप जाएं। 12 बजे तक नहीं हुई, प्रिजन वैन भी आ गई और 2 अदालतें भी खुल गई। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पे नोटिस लिया है और इसके इस वक्त भी उनके पास चूंकि पेंडिंग है। और मैं समझता हूं कि हम सबको, हमारी सबकी बका, देखें एक स्टेट की जिम्मेदारी है हम सब आइन के ताबे हों, हम सब आइन के पाबंद हों। और तमाम इदारे, मुख्तदर तबके, हल्के, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये आइन की मंशा है और ये आइन की मंशा है और आइन कहता है 90 डेज, इट मींस 90 डेज। बिल्कुल ठीक है सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर 2-3 और इश्यूज हैं उस पर बात करके फिर कंक्लूड करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, आज जस्टिस बंदो खैल साहब ने जो सो मोटो के ऊपर एतराज़ उठाया या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके लिए चीफ जस्टिस ने रिजर्वेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी जज साहब को रिजर्वेशन हैं, लेकिन उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया। आपके ख्याल में क्या इस बात के इम्कानात मौजूद होते हैं कि जब एक ऐसा केस जिसको सुनते हुए यानी उसको सो मोटो लेने पर ही एतराज़ उठा दिया है, तो इसके बाद बावजूद जज साहब जो है वो उसको बैठ के सुनते हैं? क्या प्रेसिडेंट रहा है, या फिर उनके रिक्यूज करने या खुद को बेंच से अलहदा कर लेने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं? देखें, ये तो एट द एंड ऑफ द डे एक तो चीफ जस्टिस साहब के पास मैंडेट है कि जी वो किन लोगों को, किन जजेस साहिबान को उस बेंच का हिस्सा बनाते हैं, और दूसरा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेम टाइम उन जजेस पे भी आती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये मैंडेट जो है वो चीफ जस्टिस के पास है। चीफ जस्टिस पे सो मोटो एक्शन में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि जी एक तो सो मोटो एक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, दूसरा सिर्फ चीफ जस्टिस के पास मैंडेट है, एक्सक्लूसिव राइट है चीफ जस्टिस के पास कि उन्होंने सो मोटो एक्शन लेना है। उन्होंने किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे लेके लेना है, सो मोटो तो हो गया ना। मेरा सवाल यह है कि अब एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ द बेंच ने यह कह दिया कि जी ये सो मोटो ठीक नहीं लिया गया, मुझे इसके सो मोटो लेने पर ही एतराज है, इसके बावजूद वो उसको सुनेंगे? इट डज नॉट। देखें, इस तरह बहुत सारे केसेस पहले भी हुए। इट डज नॉट मैटर। उनका जो नोट होगा उनका वो दे सकते हैं। फाइनल जब जजमेंट आएगी या वो कहेंगे कि ये सो मोटो टेस्ट ठीक था या सो मोटो टेस्ट ठीक नहीं था। उन्होंने एडमिटिंग नोट में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अब इसके ऊपर लेकिन फाइनल एडजुडिकेशन। जी चलिए शुएब रज़ाक साहब जी। मैं ये कह रहा हूं देखें, इसमें इश्यू ये है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, डिसीजन चीफ जस्टिस साहब ने ले लिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग भी आ सकता था। जो बातें जस्टिस अतर मनीला साहब ने की हैं वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी आ सकती थी और ये डिस्कस भी हो सकता था। उन्होंने इस चीज को इनिशियली रेज कर दिया एंड चीफ जस्टिस वाज वेरी काइंड इनफ टू से कि जी इन्होंने रिजर्वेशन की है। एट द एंड ऑफ द डे रिजर्वेशन तो उन्होंने रेज कर दी, लेकिन समझने की बात यह है कि मैंडेट चीफ जस्टिस के पास है। उन्होंने डिसाइड करना है सो मोटो का और उन्होंने बेंच के बारे में डिसाइड करना है, और ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है। तो जब उन्होंने कह दिया तो वो जिस तरह बात ये होगी कि एट द एंड ऑफ द डे जब फाइनल जजमेंट लिखी जाएगी तो उसके अंदर ये बात लिखी जाएगी कि जब ये सो मोटो एक्शन लिया गया तो एट द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन जज साहिबान ने सो मोटो के बारे में ये व्यू दिया था। लेकिन दैट डज नॉट मीन एनीथिंग
इसकी कोई वक़्त नहीं है। वो बात हो गई, मैंडेट चीफ जस्टिस साहब के पास था, उन्होंने बेंच बना दिया। उसके बाद अगर उसको बेंच को वो कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं या उसको फुल कोर्ट बनाना चाहते हैं, दैट मैंडेट अगेन लाइज विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सही है, बिल्कुल सही है। जहांगीर जदून साहब, क्या आपके ख्याल में चूंकि आप एक तरह से इस बैच को कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी एफर्ट जो है वो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जलसे में कह दिया गया, राना सनाउल्लाह साहब भी कल से ट्वीट्स कर रहे हैं, तो वो कंट्रोवर्शियल करने की तो कोशिश हो रही है। साहब की भी ट्वीट आ गई 1 मिनट के, हम तो अदलिया की बड़ी इज्जत करते हैं। हाँ नहीं, अभी सेकंड यानी उन्होंने ये कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने कि वो मरियम नवाज के इसकी तायद नहीं करते, या जो ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हम अदलिया के बड़े एहतराम से इज्जत करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे फैसले भी आए जो हमारे खिलाफ थे, हमने कबूल किए। वैसे नहीं, लेकिन बड़ी अजीब बात नहीं है सर कि लाहौर हाईकोर्ट ने कम से कम 15 फैसले जो हैं वो पिछले 1 साल में या चीफ जस्टिस के आने के बाद जो है वो PMLN के हक में हुए हैं और मेरिट हुए हैं, लेकिन एक फैसला उनके खिलाफ आया है तो पूरी एक जो है वो कैंपेन लॉन्च कर दी गई। इसको देखिए, मैं कोई शख्स इंडोर्स नहीं करता। देखो, जज की इंटीग्रिटी पे 3 वकील बैठे हुए निशान ना, मैं इस बुनियाद पे कि फैसला आपके खिलाफ आया है। फैसला देखो ना, फैसला आप आते आगे अपील करते हैं, कोई बात नहीं होती। अब 63 का जो मैंडेट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि वो राइटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, तमाम जो अपनी बॉडीज हैं प्रोफेशनल, उन्होंने कहा ये नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अब वोट आपकी कहते हैं जी गिने नहीं जाएंगे जी, फिर आप अदम एतमाद कर ही नहीं सकते किसी बंदे पे। ठीक, फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, रिव्यू पेंडिंग है। देखिए, जो फैसले खिलाफ आते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे चलना चाहिए। लेकिन आप एक देखें ना, एक वो कहते हैं एक स्पेसिफिक चीज जो होती है ना, बार बार रिपीट होती है, तो उस पर अगर किसी बंदे को इतराज है वो अपनी रीजन पेश कर दे, खत्म होगी बात। ठीक है, इसमें तो आप देखें लाहौर हाई कोर्ट एक फैसला दे दिया गया जी, इलेक्शन कमीशन गवर्नर की कंसल्टेशन से डेट अनाउंस करे और लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ पूरी कैंपेन शुरू हो जाती है। नहीं, देखो, लाहौर हाई कोर्ट की कैंपेन इसलिए उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा जी मेरे साहब में, उन्होंने कहा जी अभी 2 बजे का टाइम देते हो, कभी 3 का टाइम देते हो, कभी 5 का टाइम देते हो। आपने सुना है किसी मुल्जिम को आपने कहा होगा अदालत में जी आप 2 बजे आ जाए? हमजा शहबाज का हल्फ लेने के लिए हमने क्या देखा था, रात 8 बजे तक बार बार समाप्त होती रही, फिर कहा कि कौमी असेंबली के नहीं, तो मैं तो कैंपेन चलाने वालों की बात कर रहा हूं ना, कि कैंपेन चलाने वाले फिर दोनों तरफ चलते हैं कैंपेन। देखें, एक ये वन साइडेड स्टोरी नहीं है। अगर आप कोई काम गलत करते हैं, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, इस तरह शोएब शहीन से बिल्कुल में कहा, देखो हम वकील हैं, आपको भी हमारे साथ, मीडिया को, हर एक बंदे को, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं हुआ हम आगे नहीं चल सकते। दोनों तरफ से, मैं एक तरफ से नहीं कह रहा, मैं किसी पार्टी, बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं आपके खिलाफ फैसला आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैंपेन शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। शोएब साहब ये बताइए, अब चूंकि चीफ साहब ने फरीक बना दिया, सियासी जमातों ने भी आना है, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ देना है, अब जलसों में मौक़िफ़ देने की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन आप इसके मुखालिफ थे। आपने आज कहा कि जी सियासी जमातों को फरीक ना बनाएं, उनको ना सुने, उनको ना बुलाएं। आप क्यों इस बात के हामी थे? अगर आप नहीं बुलाएंगे तो फिर तो जलसों में ये होगा। लेकिन इससे पहले कि चीफ जस्टिस साहब इनको नोटिस कर चुके थे, फिर भी जलसों में बात अच्छा, मुझे पता था जलसों में फिर भी बातें होनी है। मैं इसलिए मुखालिफ था, मैं सियासी जमातों का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं सियासी जमातों के इस केस में पार्टी बनने का मुखालिफ था। वजह यह थी कि ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये डेट की फिक्सेशन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों में से किसी ने डेट देनी है ना, तीसरी तो कोई पार्टी नहीं दे सकती। ठीक, पार्टीज का इनपुट इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने, मैंने कहा ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, यानी जो ऑर्डर आएगा पार्टीज उससे बेनिफिशरी होंगी, उनके खिलाफ नहीं जाएगा। बेनिफिशरी किस तरह कि जो ही ऑर्डर आएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं, सारे पार्टियों को बेनिफिट मिलेगा कि वो जाएंगे, अपना पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टीज का मौक़िफ़ वहां आएगा जब आप पार्टीज के खिलाफ कोई फैसला देने लगे, हाँ वो वन पार्टी हो या अदर पार्टी हो। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का इसके साथ एज सच, इस सब्जेक्ट के साथ जो महदूद सब्जेक्ट है, महदूद एक इशू है, उसके साथ इनका नुकसान कोई नहीं था, क्योंकि जब किसी को पार्टी बनाना जरूरी होता है जब जिसके खिलाफ फैसला देने लगे होते हैं। तो जब आप किसी के खिलाफ फैसला नहीं करें, जब आप तो उनके हक में फैसला कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक सब्जेक्ट की इंटरप्रेशन करने लगे हैं, तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ साहब ने इसलिए फैसला किया कि किसी का कोई एतराज ना रहे, सबको सुन लिया जाए। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपका भी। जदून साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आधा जो था कि पैराग्राफ 8 जो मैंने पढ़ के सुनाया था कोर्ट, उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने खुद पॉलिटिकल पार्टी को मेंशन किया, इस वजह उन्होंने कहा था ये स्मार्ट मूव। मैंने पढ़ के सुनाया कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी मेंशन किया, ठीक है, फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 18 के तहत वो ही मेन स्टेक होल्डर। बहुत शुक्रिया जदून साहब। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कल सुबह फिर 11 बजे हेयरिंग है, देखिए किस केस किस तरह से आगे बढ़ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।